वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। आज की अपनी इस वीडियो में मैं एक पॉलीमर को डिस्कस करने जा रही हूँ विच इज़ नोन एज थायोकॉल। जो थायोकॉल है वो बेसिकली सिंथेटिक रबर की एक कैटेगरी को बिलोंग करता है। और जो थायोकॉल पॉलीमर है ये दो तरीके की मोनोमर यूनिट से मिलकर बनता है। तो फर्स्ट मोनोमर यूनिट इज सोडियम पॉलीसल्फाइड, जिसको केमिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं Na2SX की फॉर्म में। और साथ ही साथ जो दूसरी मोनोमर यूनिट है इट इज इथाइलिन डाइक्लोराइड। इथाइलिन डाइक्लोराइड को हम लिख सकते हैं CH2 होल ट्वाइस Cl2। और इसको इन जनरल हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं CH2 और दोनों के साथ Cl ग्रुप का अटैचमेंट। तो इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन डाइक्लोराइड। क्योंकि इस पॉलीमर की फॉर्मेशन में दो अलग अलग टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट यूज हो रही हैं, इसलिए अगर हम टाइप ऑफ पॉलीमर की बात करें तो इट इज अ कैटेगरी ऑफ हेट्रोपॉलीमर, जिसको हम कोपॉलीमर के नाम से भी जानते हैं। और दोनों मोनोमर यूनिट आपस में कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू अटैच होती हैं। दैट मीन्स जो टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन है दैट इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हम उस पॉलीमराइजेशन को कहते हैं जिसमें मोनोमर यूनिट्स के कंबाइन होने पर कोई बाय प्रोडक्ट भी बनता है। तो द टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। दो तरीके की मोनोमर यूनिट होने की वजह से इस पॉलीमर को हम हेट्रोपॉलीमर कहते हैं, साथ ही इसे हम कोपॉलीमर भी कह सकते हैं। थायोकॉल की सिंथेसिस कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की हेल्प से होती है। तो n नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स हम लेते हैं इथाइलिन डाइक्लोराइड की, और साथ ही साथ n नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स हमारे पास होती हैं सोडियम पॉलीसल्फाइड की। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू हमारा जो पॉलीमर है वो सिंथेसाइज होता है। तो इस प्रोसेस में जो इथाइलिन डाइक्लोराइड का Cl है ये Na के साथ यानी सोडियम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करके सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करता है। तो दैट मीन्स हम एरो के साथ लिख सकते हैं -2n NaCl। एंड द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जो रिजल्टेंट हमें मिलता है दैट इज नोन एज थायोकॉल विच इज CH2 होल ट्वाइस Sx with capital N. तो this form polymer is known as thiocol, which is a variety of synthetic rubber. तो इस पूरी की पूरी रिएक्शन में हम देख सकते हैं जो सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल है ये हमारा एलिमिनेट हुआ, और उसके अलावा जो बचा हुआ पार्ट था इस NaCl की बॉन्डिंग से ये सेपरेट होने के बाद जितना भी हमारा इथाइलिन मॉलिक्यूल बचा वो हमारे सल्फर के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करके थायोकॉल की फॉर्मेशन करता है। ये जो पॉलीमर होता है इस पॉलीमर की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं बहुत सारी चीजों के अगेंस्ट रेजिस्टिविटी शो करता है। सबसे पहले तो गैसियस रेजिस्टिविटी है, ऑक्सीजन और ओजोन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। इसके साथ साथ पेट्रोल के साथ, ल्यूब्रिकेंट्स के साथ, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं करता है, यानी इनके अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टिविटी शो करता है। और इसी रेजिस्टिविटी की वजह से इसको हम बहुत सारी अलग अलग तरीके से यूटिलाइज करते हैं। जो थायोकॉल फिल्म्स होती हैं वो गैसेस के लिए इम्परमिएबल होती हैं, इसलिए गैसोलीन होजेस बनाने के काम में भी आते हैं। बहुत ही लो टेम्परेचर फ्लेक्सिबिलिटी इनके अंदर होती है, यानी जितना टेम्परेचर रिड्यूस होगा या जितना कम टेम्परेचर पर ये वर्क करेगा उतना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा। लेकिन एक कंडीशन है कि इस पॉलीमर के अंदर जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं या जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत ही कम होती है। और साथ ही साथ इस पॉलीमर को हम वल्केनाइज नहीं करा सकते, क्योंकि वल्केनाइजेशन हमारा किस टाइप के पॉलीमर्स में होता है, जो कि अनसैचुरेटेड पॉलीमर्स होते हैं। वल्केनाइजेशन ना होने की वजह से जो रबर है उसका नेचर हमेशा कैसा रहता है, सॉफ्ट टाइप ऑफ रबर की तरह ये यूज होती है, जबकि वल्केनाइज्ड रबर हमारी रबर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम करती है और उसकी हार्डनेस को बढ़ाती है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो इसके मेजर एप्लीकेशंस हैं वो कुछ इस तरीके से लाइन अप किए गए हैं। सबसे पहले तो लो मॉलिक्यूलर वेट लिक्विड बनाने के काम में आएगा, या हम ये कह सकते हैं कि इसकी लिक्विड फॉर्म जो है वो एज ए सीलेंट वर्क करती है, क्योंकि इलास्टोमेरिक स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है तो कहीं भी किसी भी लीकेज को फिल करने के काम में आती है। साथ ही साथ ऑयल रेजिस्टेंट और वेदर रेजिस्टेंट सील्स, गैस्केट्स ये सब बनाने के काम में आती है, क्योंकि अगेंस्ट
जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनके अगेंस्ट रेजिस्टिविटी शो करती है और बहुत सारे केमिकल से भी कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं करती। इसके साथ साथ जैसा मैंने ऊपर भी बताया था कि गैसोलीन होसेस बनाने के काम में आती है बिकॉज इट इज़ इम्परमेएबल फॉर गैसेस, और साथ ही साथ फ्यूल टैंक्स बनाने के काम में भी आती है। फ्लेक्सिबल होने की वजह से बैलून्स और फैब्रिक कोटिंग्स के लिए भी इसको हम यूटिलाइज करते हैं। तो जो मेजर प्रॉपर्टी और एप्लीकेशन है वो हमारी रेजिस्टिविटी शो करने की वजह से बहुत सारी अलग अलग जगह पर सीलेंट की तरह वर्क करना, वेदर रेजिस्टेंट सील गैस्केट्स, ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं ये हमारे थायोकॉल रबर की प्रॉपर्टीज हैं। अगर हम बात करें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की, तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो हम जनरल रबर्स के लिए कंसिडर कर रहे हैं, यानी जितने भी हमारी सिंथेटिक इलास्टोमर्स होते हैं उन सब के लिए अगर हम कुछ स्पेसिफिक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे पहले जो रबर्स हैं उनकी फॉर्मेशन क्रूड ऑयल से होती है, और साथ ही साथ दीज आर नॉन रिन्यूएबल नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। जितनी भी कैटेगरी ऑफ रबर है वो सभी हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी को बिलोंग करती है। जब इनको डिग्रेड करने की कोशिश की जाती है या इनको कोई कहीं पर केमिकली वर्क कराया जाता है तो बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन है, बायोडाइवर्सिटी लॉस है, पोल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है, ये सारे के सारे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हमें दिखाई देते हैं। सो वी शुड फाइंड आउट सम ऑल्टरनेटिव मेथड और ऑल्टरनेटिव मटेरियल जो कि हमारे इस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को रिड्यूस करने का काम करे। तो आई होप आपको ये सारा कंटेंट क्लियरली समझ में आया होगा। इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरी और एनी डाउट तो यू कैन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। जितनी भी सिंथेटिक रबर्स हैं ब्यूना एंड ब्यूना एस, उन सभी की वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं एंड द लिंक ऑफ दैट प्लेलिस्ट हैज़ बीन ऑलरेडी पेस्टेड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच।